अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट होता क्या है। बाद में हम इसको सिंपलीफाई एक्सप्लेन भी करेंगे और इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन के साथ। इन जनरल अ न्यूक्लियस इज़ कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप। अब आमतौर पर हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बेसिकली स्फेरिकल शेप उसकी कंसिडर करते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल शेप का होता है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट है ये न्यूक्लियस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड इज़ रिलेटेड विद इट्स शेप, और इसकी शेप के साथ रिलेट करती है। यानी कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट जो है वो हमें न्यूक्लियस की शेप के बारे में बताती है। इट इज़ अ मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द स्फेरिकल सिमेट्री। अब ये क्या है, ये वो मेजर है जो कि हमारे पास जो उस डेविएशन को शो करती है जो कि न्यूक्लियस की शेप, जो कि यानी कि न्यूक्लियस हम कंसिडर करते हैं ना कि वो स्फेरिकल है, बट हकीकत में स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी डेविएशन आती है। वो जो मेजरमेंट ऑफ डेविएशन है कि वो कितनी डेविएशन आती है, तो वही मेजरमेंट टोटल जो है वो उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन थी, बेसिक कंसेप्ट था। आगे मज़ीद इसको देखते हैं। द इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट ऑफ अ न्यूक्लियस इज़ गिवन बाय, जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट है किसी भी न्यूक्लियस का, उसको जो है वो हम Q से डोनेट करते हैं, और वो हमारे पास दिया हुआ है 2/5 G इंटू B² माइनस A² के बराबर है। ठीक है, ये इसका जो है वो इक्वेशन होती है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हुई हैं। जी क्या है, यहाँ पे जेड हमारे पास है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इसमें ये जो बी यूज़ हुआ है ये क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अलोंग सिमेट्रिक एक्सिस है। ठीक है, सिमेट्रिक एक्सिस। और जो यहाँ पे जो ए यूज़ हुआ है वो क्या है, ए इज़ ए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक एक्सिस एज शोज इन फिगर, जैसा कि नीचे फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ ले कि हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, स्फेरिकल शेप में। अब ये उसका क्या है, सिमेट्री जो है वो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, सिमेट्रिक एक्सिस है, जिसको हम बी से डोनेट करते हैं। और ये जो एक्सिस है ये कौन सा है, वो एक्सिस है जो कि इस सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये जो है वो इसको अपने फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया। ठीक है, आगे देखिए, हेयर द फॉलोइंग केसेस अराइजेज। अब यहाँ पे कुछ केसेस हमारे पास अराइज होंगे, वो कौन कौन से। केस वन क्या है हमारे पास, फॉर न्यूक्लियाई विद मैस नंबर लेस दैन 20। ठीक है, अब वो न्यूक्लियाई जिनका मैस नंबर 20 से कम होता है, लेस होता है, उनकी शेप में डेविएशन क्या आएगी वो देखते हैं। ठीक है, इन दिस केस द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस इज़ लेस। अब इस केस में क्या होता है, अब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस होते हैं उनकी तादाद कम होती है। ठीक है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिफॉर्म। तो उनके दरमियान जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या यूनिफॉर्म होती है। अब जितनी चीज़ थोड़ी होगी उसके दरमियान चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी उतनी यूनिफॉर्मली होगी। एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी परफेक्ट स्फेरॉइड। और जो न्यूक्लियस की जो शेप है वो क्या होगी, हमारे पास परफेक्ट स्फेरॉइड होगी, यानी कि बिल्कुल स्फेयर की शेप में आएगी। कब, जब हमारे पास जो है वो जो एटॉमिक नंबर है, जो मैस नंबर है वो क्या होता है, लेस देन 21 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, बी के बराबर आ रही है, यानी कि सिमेट्रिक एक्सिस और दूसरा जो एक्सिस है जो उसके परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो डेविएशन है क्यू, यानी कि जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड केस है उसमें देखिए हमारे पास सेकंड केस क्या है, फॉर न्यूक्लियाई विद हायर मैस नंबर, यानी कि जिनका मैस नंबर 20 से ग्रेटर हो, उनके लिए हमारे पास क्या जो है वो केस बनता है, उन न्यूक्लियाई के लिए वो देखते हैं। इन दिस केस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज मोर। अब डेफिनेटली इस केस के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियन मीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल नो लॉन्गर बी यूनिफॉर्म। तो अब जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो गए, अब उनके दरमियान जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उतनी ज़्यादा वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, एंड हैंस देयर विल बी डेविएशन इन शेप ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री। और इस तरह से उस शेप की ये जो हमने जो ऊपर स्फेरिकल सिमेट्री, इसमें क्या आएगी, डेविएशन आएगी। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग टू। अब वो डेविएशन किस हिसाब से आएगी, उसके मजीद आगे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, व्हेन बी इज़ ग्रेटर देन ए, यानी कि जब बी वाला जो एक्सिस है, सिमेट्रिक एक्सिस है, उसकी वैल्यू ए से बड़ी हो। फिर क्या होता है, इफ़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर अलॉन्ग सिमेट्रिक एक्सिस, अगर वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अगर वो सिमेट्रिक एक्सिस यानी कि बी के अलॉन्ग ज़्यादा हो, तो फिर क्या होता है, देन बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो वहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ए होगी। एंड फ्रॉम 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम दे सकते हैं कि जो वहाँ पे जो क्यू की वैल्यू वो क्या होगी,
ग्रेटर देन 0 होगी, सो क्यू क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा। एंड द शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी प्रोलेट स्फेराइड, और इस तरह से जो न्यूक्लियस की जो शेप बनेगी वो क्या होगी, प्रोलेट स्फेराइड होगी, ठीक है। इस शेप को बोलते हैं प्रोलेट स्फेराइड, ठीक है। तो अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या थी इसमें, व्हेन बी इज़ लेस देन ए, जब हमारे पास बी जो है वो लेस देन ए हो, फिर क्या होगा, इफ़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर अलॉन्ग एक्सिस परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक एक्सिस, यानी कि अब इस एक्सिस के अलॉन्ग ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर क्या होगा, देन बी इज़ लेस देन ए, तो तब हमारे पास बी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन ए। एंड फ्रॉम 1 क्यू इज़ लेस देन 0, सो क्यू इज़ नेगेटिव। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से कैसे, भला आप यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम जो है वो इसकी वैल्यू को 0 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू हमारे पास कम होगी, इसके तो आंसर माइनस में ही आएगा, तो इसका मतलब है ओवरऑल जो क्यू की वैल्यू है वो हमारे पास किस में आएगी, माइनस में ही आएगी, ठीक है। तो ये वाली जो है वो यहाँ पे बात हो रही थी। सो मज़ीद इसको आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सो द शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी ऑब्लेट स्फेरॉइड एज शोन इन फिगर, तो इस केस में इसकी जो शेप बनेगी न्यूक्लियस की वो क्या होगी, ऑब्लेट स्फेरॉइड, इस शेप को बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि व्हेन बी इज़ लेस देन ए देन द शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी ऑब्लेट या फिर प्रोलेट या फिर परफेक्ट स्फेरॉइड, कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, तो उसमें प्रोलेट ऑब्लेट वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। और इसमें याद रखना क्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है या फिर लेस देन 0 होती है, दोनों में से दोनों ही आंसर ठीक है, ठीक है। सो आगे देखिए मज़ीद, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, अगर हमने इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट को मेजर करना हो तो फिर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे इसको, द इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट इज़ मेजर्ड इन बार्न्स, तो इसको हम बार्न्स में मेजर करते हैं, ठीक है। और बार्न क्या है, बेसिकली एक यूनिट है, एंड 1 बार्न इज़ इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, तो ये बात आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी याद रखनी है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू इज़ फॉर लेटिनियम 176 विच इज़ +7 बार, तो जो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है क्वाड्रपोल मूवमेंट की वो इस एलिमेंट के लिए होती है, ठीक है। और कितनी होती है, +7 बार के बराबर होती है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू इज़ फॉर एंटीनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट की, और वो कितनी होती है, सबसे कम होती है एंटीनॉमी के लिए, और वो कितनी होती है, -1.2 होती है। तो ये 2 पॉइंट भी आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखने हैं। एज अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ क्यू इज़ -1.2 इंटू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर टू 7 इंटू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर विच इज़ वेरी स्मॉल। अब देखिए रेंज जो है वो हमारी -1.2 से स्टार्ट हो रही है और 7 तक जा रही है, जो कि बहुत छोटी रेंज है, ठीक है। सो द एजम्पशन दैट न्यूक्लियस इज़ स्फेरिकल इज़ जस्टिफाइड, तो यहाँ से भी जो हम ये जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियर है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास स्फेरिकल शेप में ही है, तो जो डेविएशन होती है वो बहुत कम डेविएशन होती है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने बड़ी ही डिटेल में डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट को, आगे उसके केसेस भी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके के साथ समझ आई होगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।